हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम जनरल साइंस से महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों के संग्रह का पार्ट 2 लाए हैं और पार्ट 1 का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन किए हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कशन करेंगे और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए हैं। और ये बुक कितना महत्वपूर्ण है इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए होते हैं वो सारे विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। अतः इस कारण इस बुक में उपलब्ध सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का आकलन भी हो सकता है और आप लोग जान सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विलियम हॉर्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? आप लोग इस क्वेश्चन का सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम हॉर्वे साहब रक्त परिसंचरण के खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। एंटीजन जो हैं एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो हमारे शरीर में रोगाणुओं का विनाश करने वाला अंग है लसिका उत्तक, लिम्फोसाइट। इसी कारण इसे शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लसिका उत्तक, लिम्फोसाइट टिश्यू। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है? तो मनुष्य में मादा के अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है 44+XX। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सामान्यतः मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, जिसे 23 जोड़ी भी कहा जाता है। अब इस 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो दैहिक गुणसूत्र होता है, जबकि XX या फिर YY ये लैंगिक गुणसूत्र होता है। यदि बालक में XX गुणसूत्र पाया जाता है तो वह बालक लड़की होती है, जबकि उसमें YY गुणसूत्र पाया जाता है तो वह लड़का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम होता है? तो टर्नर सिंड्रोम सामान्यतः एक प्रकार की बीमारी होती है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। अर्थात सामान्यतः मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, जबकि इस बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, क्योंकि यह बीमारी जो है अधिकांशतः लड़की वाले बच्चे में पाया जाता है। अर्थात लड़की में गुणसूत्रों की संख्या 44+XX होनी चाहिए, जबकि लड़की में गुणसूत्रों की संख्या 44+XX होनी चाहिए, जबकि टर्नर सिंड्रोम वाले ग्रसित बच्चे में
गुणसूत्रों की संख्या 44 तो होती ही है, प्लस एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात इसमें लैंगिक गुणसूत्रों की कमी होती है, जिसमें यहाँ पे XX होनी चाहिए, जबकि इसमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, यहाँ पे एक नहीं पाया जाता है। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे XO जो है ये दर्शा रहा है कि इसमें एक गुणसूत्रों की संख्या कमी है, ये 44 प्लस X को दर्शा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग हैं जो, तो हीमोफीलिया रोग एक प्रकार के आनुवंशिकी रोग होता है तथा यह लिंग संलग्न रोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आनुवंशिकी रोग तथा लिंग संलग्न रोग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। तो जब पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग की हो तो उनमें संभवतः संतानों में रुधिर वर्गों की पाए जाने की संभावना है ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ओ और ए बी, ये चारों ब्लड ग्रुप उसमें पाए जा सकते हैं, ए पिता और बी माता वाले संतानों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी ओ और ए बी चारों ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है सर्वात्रिक रुधिर दाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त ग्रुप कौन सा है। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर ब्लड ग्रुप हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अब यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ है तो सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर के खोज करता है। तो RH फैक्टर के खोज करता है लैंडस्टीनर एवं बीनर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर एवं बीनर। अगला क्वेश्चन है सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो जब कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, इस समसूत्री विभाजन की एक अवस्था होता है जिसे एनाफेज कहा जाता है, और इसी एनाफेज की अवस्था में गुणसूत्र जो होता है ध्रुवों के विपरीत दिशा की ओर गति करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एनाफेज अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वृद्धि बल्ल किसकी क्रिया से बनते हैं। तो वृद्धि बल्ल का निर्माण कैम्बियम की क्रिया से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है, कैम्बियम। अगला क्वेश्चन है परागण का अर्थ है। तो परागण का क्या अर्थ होता है। तो परागण जब परागधानी से परागकण का वर्तिका पर जाता है तो उसे परागण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है, परागधानी से परागकण का वर्तिका पर जाना। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फल वह हैं जिसमें होते हैं। तो अनिषेक फल वह होते हैं जो बिना परागण और निषेचन के ही फल बन जाते हैं, वह अनिषेक फल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है परागकण क्या है। तो परागकण एक प्रकार के नर युग्मकों भेद होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है, नर युग्मकोभिद। अगला क्वेश्चन है, आवृत्तिबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्रायः होता है। तो आवृत्तिबीजी पौधों में भ्रूणकोश प्रायः द्विगुणित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, द्विगुणित। अगला क्वेश्चन है, बीज किससे बनता है? तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी है, बीज का निर्माण बीजांड से होता है, जबकि फल का निर्माण अंडाशय से होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो जब एक ही पौधे के एक ही पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो उसे गीटोनोगैमी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, गीटेनोगैमी। अगला क्वेश्चन है, सुपारी का खाने योग्य भाग है। तो सुपारी का खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल नट है? तो इन सारे फल में से कौन सा फल नट है? तो इन सारे फल में से काजू एक प्रकार के नट फल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, काजू। अगला क्वेश्चन है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का जो भाग खाया जाता है वह भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है, भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है, आवृत्तिबीजी पौधों के बीच में होता है। तो आवृत्तिबीजी पौधे के बीच में होता है सुप्त एम्ब्रियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, मक्का का दाना होता है। तो मक्का के दाना का निर्माण परागन के फलस्वरूप होता है, अतः मक्का का दाना एक प्रकार के वास्तविक फल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, वास्तविक फल। अगला क्वेश्चन है, एक सच्चा फल होता है। तो सच्चा फल उसे कहा जाता है जिस फल का निर्माण निषेचन एवं विकसित अंडाशय के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी है, निषेचित एवं विकसित अंडाशय को ही एक सच्चा फल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग होता है, वह क्या होता है? कटहल में मांसल खाने योग्य भाग हैं। तो कटहल में जो मांसल खाने योग्य भाग होता है वह सपत्र और परिदलपुंज होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं। तो अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है, अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी है, आरएनए। अगला क्वेश्चन है, जंतु वायरस में आनुवांशिकी पदार्थ अधिकांशतः होता है। तो जंतु वायरस में अधिकांशतः आनुवांशिक पदार्थ होता है, या तो उसमें डीएनए होता है या आरएनए होता है, अर्थात दोनों में से कोई एक ही आनुवांशिक पदार्थ पाया जा सकता है जंतु वायरस में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन
डी हैं, DNA या RNA। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणुओं में मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस की सर्वप्रथम खोज डी आइवानस्की ने किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, डी आइवानस्की। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम एवी लीवेनहॉक ने किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, एवी लीवेनहॉक। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, तो जीवाणु को पादप माना जाता है क्योंकि जीवाणु के कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। उपापचय दर सर्वाधिक होती है। तो उपापचय दर सर्वाधिक चूहे में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। तो जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो इससे एनर्जी का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो उपापचय के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे तुरंत एटीपी के रूप में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, एटीपी। अगला क्वेश्चन है शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक हैं क्योंकि, तो शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होता है क्योंकि एंजाइम जो होता है यह एक प्रकार के उत्प्रेरक होता है हमारे शरीर के अंदर जैविक प्रक्रिया के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक हैं एंजाइम। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो जब ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन होता है तो उसमें एटीपी के टोटल 38 अणु का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 38 अणु। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की इकाई है। तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के मिलने से बने होते हैं। तो प्रोटीन की इकाई हुआ अमीनो एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोसिस में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है ग्लूकोज का पायरूविक अम्ल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, इस प्रश्न का आशय है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो एंजाइम की सक्रियता वाले टेम्परेचर हैं 40 डिग्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 40 डिग्री सी। 40 डिग्री सी टेम्परेचर पे एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो जब हमारे शरीर में ऊर्जा की अधिकता हो जाती है तो वह ऊर्जा हमारे शरीर जो है उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह ऊर्जा जो है हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में संचय होता है, स्टोर होता है। तो वह क्या कहलाता है? तो जब हमारे शरीर में ऊर्जा की अधिकता हो जाती है तो वह हमारे शरीर में संचय हो जाता है और वह फैट होता है, वसा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, वसा। अगला प्रश्न है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? एक भूखा व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति खाना खाते रहता है तो उसी खाना से एनर्जी का उत्पादन होता है, जिससे उसका दिनचर्या चलता है। जब एक व्यक्ति भूखे रहता है, वो खाना नहीं खाता है, तो उसमें एनर्जी की कमी हो जाता है। उस कंडीशन में वह व्यक्ति अपने शरीर में स्टोरेज ऊर्जा का ही उपयोग करता है, और वह स्टोरेज ऊर्जा होता है ग्लाइकोजन, जिसका उपयोग करता है एक भूखा व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है? तो जब जलीय अपघटन होता है तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, ऊष्मा के रूप में। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होता है? तो एक कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए उसमें कैटाबोलिज्म प्रक्रिया होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, कैटाबोलिज्म अपचयन। अगला प्रश्न है, बच्चे में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होता है? तो बच्चे में रिकेट्स तथा बुजुर्ग में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है, वह किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो पीत का निर्माण हमारे यकृत में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यकृत में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी है। तो विटामिन सी इनमें से कौन सा है? तो विटामिन सी इनमें से एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है? अर्थात विटामिन ए सर्वाधिक किस भोज्य पदार्थ में या खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, गाजर। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम की सहायता से होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलोप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से होता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, एमाइलोप्सिन। और ये एमाइलोप्सिन नामक एंजाइम जो है, इसका स्राव छोटी आंत में होता है, अतः छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, खरगोश में दांत होते हैं। तो खरगोश में जो दांत होता है वो थिकोडोंट प्रकार के होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब थिकोडोंट दांत कौन सा होता है? तो थिकोडोंट दांत उसे कहा जाता है जो हमारे मसूर में धंसे होते हैं, उसे थिकोडोंट दांत कहा जाता है। जैसे मनुष्य का दांत होता है वो भी थिकोडोंट होता है। तो ये था आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कशन किए हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को भी दबा लें। और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।